Bismillahirrahmanirrahim. Everything that rises must converge. Yeah, everything that rises must sink. By Flannery O'Connor. टॉपिक क्या कह रहा है? ये टॉपिक कहा जाता है कि ये टिलस्टॉय द चॉर्टन जो फ्रेंच फिलोसोफर है उसके कॉन्सेप्ट ओमेगा पॉइंट पे है। ओमेगा पॉइंट क्या है? ओमेगा क्या है? ओमेगा कहते हैं एंड को, तभी वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अल्फ़ा एंड ओमेगा। तो ये उसका ओमेगा पॉइंट है। उसके मुताबिक ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे हर चीज़ फिर से यूनिफिकेशन में आ जाएगी, फिर से एक हो जाएगी। कोर्स पहले एक से फैली है फिर एक हो जाएगी, यूनिफिकेशन है। यही उसने टॉपिक में इस्तेमाल किया। चाहिए है क्या? ये रेशियल इंटीग्रेशन है जो कि साउथ में यूनाइटेड स्टेट्स में साउथ में स्लेवरी ख़त्म होने के बाद हुई थी। ये उसके जो असरात या उस पे जो लोगों के जो रिएक्शंस आए थे वो उसके बारे में ये कहानी है। ये कहानी 1961 में लिखी गई है। स्लेवरी जो थी वो 1865 में ख़त्म हुई थी, लेकिन अब आज भी देखते हैं कि वो उसके असरात आज भी किसी ना किसी हालत में मौजूद हैं। तो आप खुद ही देख लें कि आज से कोई 55 साल पहले 60 साल पहले भी कैसे होंगे। ऑफ कोर्स काफ़ी होंगे। तो वैसे ही यहाँ दिखाए गए हैं। कहानी इसका प्रोटैगनिस्ट जो है वो जूलियन है, जो कि एक कॉलेज ग्रेजुएट है और वो एक राइटर बनना चाहता है। साथ ही साथ वो टाइपराइटर्स बेचता है क्योंकि अभी वो राइटर नहीं बन सका। इसके अलावा जो बुनियादी किरदार है वो जूलियन की माँ है। वो कॉर्नर के मुताबिक एक रेसिस्ट है। उस दौरान जब स्लेवरी ख़त्म हुई तो जो वाइट मास्टर्स थे उनके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था कि हम मास्टर्स नहीं रहे, हम बिल्कुल मतलब जो हमारे ग़ुलाम थे हमारे बराबर आ गए हैं। ये उन्हें कबूल नहीं हुआ या हज़म नहीं हुआ। यही इस कहानी में होता है। इस कहानी को अब हम देखें तो इसकी सबसे तो पहली बात तो ये कि इसके जो बुनियादी जो बड़े मेजर जो थीम है वो रेशियल इंटीग्रेशन है, इक्वालिटी है, अपार्थीड है, नॉस्टैल्जिया है और जनरेशन गैप है। ये थ्रू आउट कहानी में नज़र आते रहेंगे। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जूलियन की माँ को उसके डॉक्टर ने कहा है कि वो वज़न कम करे। शी मस्ट लूज 20 pounds on her account of blood pressure। अब इसके लिए वो YWCA या YMCA वो जाती है उन्हें वज़न कम करने के लिए। ऐसा है कि वो जूलियन को उसे लेके जाना पड़ता है। यानी बिल्कुल ही शुरू में ही वो जो इंटीग्रेशन है उसकी तरफ एक हॉस्टिलिटी का एलिमेंट बिल्कुल शुरू से ही शामिल हो जाता है कि वो बस में अकेली नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वहाँ इंटीग्रेशन होती है। वहाँ स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म एक ही साथ जा रहे होते हैं। ये चीज़ उससे काबिल कबूल नहीं है। वो पुरानी जनरेशन की है और जो जूलियन है वो नई जनरेशन का है, तो वो ले जाता है। खैर थ्रू आउट उनके जो ख्यालात हैं वो हमारे सामने आते रहेंगे जैसे जैसे हम कहानी में आगे जाते रहेंगे। सबसे पहला जो एक एलिमेंट डिस्कस होता है वो उसकी हैट है। वो हैट उस पर अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो उसने ले ली है और वो सोचती है कि वापस कर दे, सोचती है कि नहीं वो रख ले। ये भी पॉइंट आता है जहाँ वो सोचती है कि अगर वो ये बेच देगी तो उसका जो बिल है वो अदा हो जाएगा। अब यहाँ एक और एलिमेंट आया है कि वो कहा यह जाता है कि शी her eyes sky blue were as innocent and untouched by experience as they must have been when she was 10। ये क्यों है? ये वही एक एलिमेंट है कि आसाइशों में चूँकि पले बड़े हैं इस वजह से वो था ही नहीं कि जी कोई मैच्योरिटी लानी है या ध्यान देना है कि दुनिया में क्या हो रहा है या कुछ सीखने की कोशिश कर रही हैं। हमेशा अपनी दुनिया में रहना है और अपनी ही मर्जी करनी है। तो वो जो मैच्योरिटी थी वो उसमें उसकी शक्ल में जो जूलियन की मदर है उसमें वो नज़र आती थी।
और वो आता है कि वो विडो थी और उसने अकेले उसको यूनियन को पाला था और उसे कॉलेज तक भेजा था, वो कॉलेज ग्रेजुएट है। अब वो उसके वो नेबरहुड की वहाँ बात करते हैं जहाँ वो रह रहे हैं। वो क्या है कि जी वहाँ पे वो 40 साल पहले कोई बहुत कोई शानदार किस्म का नेबरहुड यानी कि मोहल्ला होता था, अब वो नहीं रहा। यानी ये भी उस नॉस्टैल्जिया को बता रहा जो थ्रू आउट ऑन एंड ऑफ इनमें नज़र आएगा कहानी के किरदारों में, खासतौर पर जुनून की मदर में। खैर कहानी आगे चलती है, अब वो जा रहे हैं। एक चीज़ बिल्कुल ही जो है वो थ्रू आउट इस दौरान जो जुनून की मदर में नजर आएगी वो क्या है कि वो लिंगर ऑन, वो अटकी हुई है उस दुनिया में, उस पास्ट में, कि वो जूलियन से भी कहती है कि वो वैसा ही रहे और वैसा ही समझे। उसके लिए वो कहती है कि जी नो यू आर एक्ट लाइक इन वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो थ्रू आउट उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, वो बगावत करता है। मतलब कि वो जूलियन वॉकड विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, हिज हेड डाउन एंड thrust forward and his eyes gazed with determination to make himself completely numb। वो जबकि उसका बिल्कुल ही उल्टा हिसाब है उसकी माँ का, ताकि जहाँ पे वो अंदर घुसने लगते हैं तो वो उसके बाजू को सहारा देता है। जूलियन क्यों सहारा देता है? बिल्कुल ऐसे जैसे वो खुद को समझ रही हो कि वो कोई बहुत बड़ी कोई लेडी है जिसका प्रोटोकॉल है कि वो उसको वो बिल्कुल जब वो सीधी रहे और अगर नहीं रहा जाता तो उसको सपोर्ट दी जाए ताकि वो सीधी रहे एंड ऑल दैट। और साथ ही एक और चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस होती है वो ये होती है कि वो खुद को कह रही है कि वो बहुत कोई महान किस्म की वो खातून है, जबकि वो कहता है कि दुनिया को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे डोंट गिव अ डैम अबाउट योर ग्रेशियसनेस, जूलियन सेड savagely, knowing who you are is good for one generation only। कि वो जो उसका एक उसकी जनरेशन में जो सारा कुछ था, वो चाम और वो ग्रेशियसनेस और वो शान और शौकत और वो नौकर चाकर, वो एक ही उसी के जनरेशन के लिए था, आगे ऐसा कुछ नहीं है। वो उस माजी में फंसी हुई है। जूलियन जो कि कॉलेज ग्रेजुएट है, उसने वो एक्सप्लोर किया है, उसने वो देखा है। शुरू में ऑफकोर्स फ़ाम अफराद को पढ़ाई की इजाज़त नहीं थी, यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मिलने लग पड़ा था। तो मतलब ये वही ज़माना है कि जिस वक्त उन्हें मिलने लग मतलब मिल रहा था उन्हें। जूलियन उस इंटीग्रेटेड क्लासरूम में पढ़ा था जहाँ स्याह फाम और सफ़ेद फाम दोनों थे, तो इस वजह से फिर वो उसमें वो तासुब उसमें नहीं था, लेकिन उसकी माँ में था जो कि वो पिछली जनरेशन की थी। और यहाँ एक और जो चीज़ आती है वो ये आती है कि रोम वजन बिल्ड इन अ डे। यानी उसको एक चीज़ नज़र आ रही है कि सब कुछ गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पास वो एक है कि नहीं हम खड़ा कर लेंगे, यानी हम सब कुछ कर सकते हैं, हमें कोई ऐसी मतलब हमें मसला ही कोई नहीं हमारे लिए। वो जो एक उनके यहाँ एक गुरूर या एक इम्तियाज़ का जो मामला था वो ख़त्म नहीं हुआ। वो जो उसकी माँ है वो अभी भी वैसी की वैसी ही है और वैसी ही उसकी सोच है और सब कुछ वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ वो 3 लोगों का जिक्र कर रही है जो कि उसके बड़े थे। वो कहती है कि जी योर ग्रेट ग्रैंडफादर वाज अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ दिस स्टेट, योर ग्रैंडफादर वाज अ प्रॉस्परस लैंड ओनर, योर ग्रैंड मदर वाज अ गॉड हाई। यानी वो जो उनके वकार और शान शौकत रहे थे उनका वो जिक्र कर रही है। ये 3 यहाँ मेंशन करते हैं पास से, और एक और आता है जो कि उसकी नर्स थी कैरोलाइन, जो कि मोस्ट लाइकली जो है वो निग्रो होगी, निसा फार्म होगी, लेकिन उसके साथ उसको बहुत मोहब्बत थी उसकी। अब ये इस तरह वाजे नहीं है, यानी यह मुमकिन है कि शायद वो सिर्फ इस वजह से उससे इतना लाड या उसका इतना ख्याल करती हो क्योंकि वो पुराने तौर पे उनकी स्लेव थी, तो इस वजह से करती हो। लेकिन उसे ये लगता हो कि नहीं, मतलब मेरा बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मतलब ये अमूमन जो इस किस्म के लोग होते हैं नस्ली इम्तियाज़ वाले रेसिस किस्म के, वो अमूमन जो है वो एक आधी मिसाल दे के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो तो इम्तियाज़ नहीं करते, इम्तियाज़ तो अपने आप हो जाता है, या वो ज़रूरी चीज़ है, या वो हिस्सा है ज़िंदगी का। यानी वो उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, अपने गलत फैसलों को, अपने गलत रवैयों को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे एक आधी कोई मिसाल देकर या कोई ऐसी ही कोई
जनरल से स्टेटमेंट दे के कि जी हाँ नहीं नहीं हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे वगैरह वगैरह वगैरह। फिर वो एक घर की बात करती है। जब वो छोटी थी तो वो वहाँ जी वो बहुत बड़ा घर था, डबल स्टेयरवेज थे। अब ये जहाँ जैसे पीछे जो ग्रैंडफादर का जिक्र है, ग्रैंडफादर के बारे में ये भी है, ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में, हैड अ प्लांटेशन एंड 200 स्लेव्स। यानी वो बहुत एक वालिशान सा एक बंगला होता है प्लांटेशन के दरमियान में। और ऑफ कोर्स प्लांटेशन पे जो स्लेव्स होते हैं वो काम करते हैं, वो जो जो स्लेव मास्टर होता है वो अंदर बैठ के तो ऑर्डर देता है और ये और वो वगैरह। तो वो जो घर का मामला भी, लेकिन आगे वो जूलियन उसको सोचता है कि वो जो घर था वो तो तबाह हो चुका था और वहाँ उसमें निग्रोज उसमें रह रहे थे। ही हैड सीन इट वंस when he was a child before it has been sold. The double stairways had rotted and had been torn down. Negroes were living in it, but it remained in his mind as his mother had known it. It appeared in his dream regularly. चीज़ इसमें डिस्कस हो जाती है कि वो जो है वो चूंकि नई नस्ल का है तो उसमें पिछली नस्ल का एक असर आ गया है, अब वो उससे जान नहीं छुड़ा सकता। वो चीज़ उसके ख्वाब में आ रही है, यानी वो चाह नहीं रहा लेकिन बस वो उसमें घुसी हुई है उसके दिलो दिमाग में, वो चाह नहीं रहा, वो जान छुड़ाना चाह रहा है। आगे उसका जिक्र भी आता है कैसे और वो जान छुड़ाना चाह रहा है और वो जो है वो मतलब क्या कर रहा है, उसके कैसे कैसे अटैम्प्ट्स हैं, कैसे कैसे फ्यूटाइल किस्म के अटैम्प्ट्स हैं उसके। हर आगे चलते हैं। आगे वो उसको यहाँ जब वो लेके जा रहा है यहाँ उसका वो बाकायदा बयान हुआ है। शी वॉज होल्डिंग हर सेल्फ वेरी इरेक्ट under the preposterous hat, wearing it like a banner of her imaginary dignity. And there was in him an evil urge to break her spirit. He suddenly loosened his tie and pulled it off and put it in his pocket. वो जैसे मैंने पहले बताया कि उसका वो शान शौकत है जिसमें वो रहना चाहती है, वो उस तरह वो इरेक्टेड खड़ा होना चाहती है नॉर्दर्न, और वो उसका स्पिरिट तोड़ना चाहता है, यानी वो उसे ज़मीन पे वापस लाना चाहता है या उसे दुनिया में वापस लाना चाहता है। वो अपने पास्ट में फंसी हुई है, वो उसे प्रेजेंट में लाना चाहता है। खैर और वो इस तरह से वो आखिरकार वो वहाँ बस में वो पहुँच जाते हैं। कहानी इतनी छोटी नहीं है जितनी उमूमन समरीज में बयान कर दी जाती है कि बस वो बस में जा रहे थे, एक नीग्रो से इनकाउंटर हुआ और फिर बाद में एक दूसरे नीग्रो से इनकाउंटर हुआ और दिल सोल द रेस। ये बाकायदा स्टेप बाय स्टेप और कहानी यानी फ्रेम स्टोरी सॉर्ट ऑफ अ फ्रेम स्टोरी में एक्सप्लेन हो रहा है कि क्या हुआ था और क्या उसकी अहमियत है वगैरह वगैरह वगैरह। खैर वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जाके अब वो जो है वो उसका वो जो चीज़ थी कि जी मैं चूँकि बड़ी हूँ इन ऑल एंड दिस, तो वो थ्रू आउट चल रहा है। His mother immediately began a general conversation meant to attract everyone who felt like talking. यानी बस खुद की तरफ मुतवज्जे कराना, टेंशन लेना ये रहा है। और उस ज़माने में जिस ज़माने में ये होते थे पावर में, तो उस ज़माने में ऑफ कोर्स जानते ही हैं कि वो गिलास को चम्मच मार के या करके दो अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, लाइक खुद को अहमियत दिलवाना, ये इनमें रहा है। तो वहाँ आज भी उसमें वो चीज़ वो उस तरह कायम है। यहाँ और किरदार इंट्रोड्यूस होते हैं जिनमें एक वुमेन विद प्रोट्रूडिंग टीथ है और एक वुमेन ओनर ऑफ रेड एंड वाइट कैनवस सैंडल्स है। बुनियादी तौर पे ये हैं जो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रही हैं। अब ये भी ऑफ कोर्स वाइट ही हैं, तो वही वाली जो वाइट वाली बातें होती हैं। यहाँ ये पहला जो है वुमेन विद प्रूडेंट टीथ ये बताती है कि जी उसका बेटा जो है वो 9th ग्रेड में है और वो सही से मतलब वो जो ख़ानदानी जिसे कहते हैं ना, ख़ानदानी सेंस ऑफ अपब्रिंगिंग के साथ उसे बड़ा कर रही है, उसे बता रही है कि जी तुमने ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना। यहाँ एक बड़ी एक अहम जो बात है कि आई टोल्ड माई बॉय आई सेड यू मे नॉट बी रिच बट यू मे हैव but you've been raised right, and if I ever catch you in any such mess, they can send you on to reformatory, be exactly where you belong। ये जो be exactly you will belong ये वही चीज़ है कि जी हम माजी में गए थे और फला
और जो मेन पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो, आई सेड यू मे नॉट बी रिच बट यू हैव बीन रेज राइट। वही चीज़ के लिए हम अपनी वैल्यूज़ पे खड़े हैं। वैल्यूज़ से मुराद वो कोई आला इक़दारों की बात नहीं हो रही, इससे बात हो रही है वो लाइफस्टाइल की, उन रवैयों की जो बुनियादी तौर पे ख़राबियाँ पैदा कर रहे थे, उन रवैयों की बात हो रही है, उस लाइफस्टाइल की बात हो रही है कि जी उसके हिसाब से तुम्हें से जो है वो परवरिश की गई है तुम्हारी। तुम्हें पैसों से उतना खास मतलब मसला नहीं होना चाहिए, गरीब भी हो तो क्या हुआ, लेकिन उस शान शौकत पे खड़े रहना है। ये खराबी यानी उनमें इतनी सतह गड़ी हुई थी कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहे, और वो उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो बिल्कुल ही मतलब खाली हाथ रह गए हैं। जूलियन मदर का भी यही हाल था, ये जो बता रही है इसका भी यही हाल है कि बिल्कुल ही वो खाली हाथ रह गए हैं, गरीब हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके यहाँ वो जो नाक है वो वहीं पे खड़ी हुई है। अब यहाँ उसका पहली मरतबा जिक्र आता है कि जूलियन जो है वो कैसे एस्केप करता है उस रियलिटी से जिसमें उसकी माँ रह रही है। चूँकि उसके इर्द गिर्द तो वो जब वो अपनी वाली बातें करती है तो वो उस सिनेरियो से, उस रियलिटी से, उस सीटिंग से, उस जगह से वो एस्केप में जाता है। कैसे जाता है? Behind the newspaper, Julian was withdrawing into the inner compartment of his mind where he spent most of his time. This was a kind of mental bubble in which he established himself when he could not bear to be part of what was going on around him. For it, he could see out and judge, but in it he was safe from any kind of penetration from without. वो बस escape ले रहा है, उसे कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसे कोई इतना ख्याल नहीं है, वो बिल्कुल ही मतलब जैसे कहते हैं ना वो बेबस है, लेकिन बस वो एस्केप ले रहा है। जिस तरह हमारे यहाँ आज अगर कोई कानों में हैंड फ्रीज लगा के तो बस ऊँचा वॉल्यूम ऊंचा कर दे, बस वो एस्केप ले रहा है, वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा, वो कोई जवाब नहीं दे रहा, वो कुछ नहीं कर रहा सिवाय इसके कि वो फरार हासिल कर रहा है। यही हाल यहाँ जूलियन का है। यहाँ एक और लाइन है जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है कि उसका भी यही मामला था कि जी ऑल हर लाइफ हैड बीन अ स्ट्रगल टू एक्ट लाइक अ चेस्नी एंड गिव हिम एवरीथिंग शी और चेस्नी आउट टू हैव विदाउट द गुड्स चेस्नी आउट टू हैव। यानी वो जो हमारे यहाँ भी एक चीज़ समझी जाती है कि जी कोशिश करते हैं कि जी बच्चों को वो मिले जो उनको नहीं मिला था, मतलब वो जो एक मटेरियल सेंस है, वो आसाइश की जो एक डिज़ायर है वो उनके यहाँ भी मौजूद है, और वो उसके यहाँ जूलियन मदर के यहाँ वो मौजूद है, और उसने वो जूलियन को वो सारा उस तरह से उसकी परवरिश की है कि जी उसके पास आसाइशें सारी हों। यहाँ एक और जो बहुत अहम कंपैरिजन जो कि उसमें जूलियन और जूलियन की माँ में आता है क्या कि जी जूलियन क्या उसकी माँ क्या इमेजिन कर रही थी उसके बारे में, और वो खुद को क्या पाता था। यानी वो उसके लिए एक फैंटेसी वर्ल्ड है जो जिसमें वो रह रही है उसकी माँ, और वो खुद एक ऐसी एक तल्ख दुनिया में रह रहा है जिसमें उसके लिए डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, वो खुद से डिसअपॉइंटेड है। अच्छा जी, एंड ये what she meant when she said she had won was that she had brought him up successfully and sent him to college, and that he had turned out so well, good looking. Her teeth had gone and filled so that he could be straightened. Intelligent, he realized he was too intelligent to be a success, and with a future ahead of him, there was of course no future ahead of him. She excused his gloominess on the grounds that he was still growing up and his racial ideas on his lack of practical experience. She said he didn't know a thing about life, that he hadn't even entered the real world when he already was as disenchanted with it as a man of 50. Throughout comparison है, कैसे comparison है कि her teeth had gone unfilled so that his could be straightened. यानी कि मोस्ट लाइकली इससे ये पता लगता है कि शायद उसने अपने दांत जो थे वो निकलवा दिए थे ताकि उसके दांत सीधे हो सके, मतलब पॉसिबली उसके दांत टेढ़े होंगे, और वो जो इक्विपमेंट है डेंटल का यानी ब्रेसेस वगैरह वो बहुत महंगा था, उस वजह से उसने अपने दांतों की कुर्बानी दी। इंटेलिजेंट, he realized he was too intelligent to be a success.
ये वो आयरनी का एलिमेंट है कि वो खुद को पाता है कि वो बहुत मतलब वो कामयाब होने के लिए कुछ ज़्यादा ही ज़हीन है, यानी वो नहीं हो सकता। विद अ फ्यूचर हेड ऑफ हिम, ये वो समझ रही है, देयर वाज ऑफ कोर्स नो फ्यूचर हेड ऑफ हिम, वो जानता है कि उसके आगे कोई फ्यूचर नहीं है। शी एक्सक्यूज हिज ग्लोमिनेस ओवर द ग्राउंड, ही वाज स्टिल ग्रोइंग अप, वो समझती है कि वो भी बड़ा हो रहा है। हिज रेशियल आइडियाज ऑन हिज लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसके मुताबिक वो बड़ा हो रहा है, उसके जो रेशियल आइडियाज़ हैं वो अभी डेवलप नहीं हुए। और साथ ही साथ वो कि जी ही डिडंट नो येट नो अ थिंग अबाउट लाइफ, ही हैडंट इवन एंटर्ड द रियल वर्ल्ड, ये उसके मुताबिक है। जबकि उसका क्या हाल है कि ही वॉज डिसइंटेंटेड विद इट एज अ मैन ऑफ 50, यानी कि वो अपनी तरफ से दुनिया का वो कहते हैं ना पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार चुका है, वो इस हाल में है, वो इस कंडीशन में है, वो समझता है कि उसने पूरी ज़िंदगी गुजार छोड़ी है और वो तंग आ गया ज़िंदगी से। एक कंपैरिजन है दोनों में। अगर एक और कंपैरिजन है, इन स्पाइट ऑफ गोइंग टू वन ओनली अ थर्ड रेट कॉलेज, ही हैड on his own initiative come out with a first rate education. In spite of growing up dominated by a small mind, he had ended up with a large one. In spite of all her foolish views, he was free of prejudice and unafraid to face facts. Most miraculous of all, instead of being blinded by love for her as she was for him, he had cut himself emotionally free of her and could see her with complete objectivity. He was not dominated by his mother. फिर वही कंपैरिजन है, अब हम इसको देखते हैं। तो क्या है जी, थर्ड ग्रेड कॉलेज में गया लेकिन उसने फर्स्ट रेट एजुकेशन अपने दाम पे ली, यानी उसने खुद से मेहनत की और बेहतर से बेहतर जो इल्म उसने हासिल किया। अच्छा जी, इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग अप डोमिनेटेड बाय स्मॉल माइंड, ही एंडेड अप विद अ लार्जर वन, यानी वो जो स्मॉल माइंड यानी कि एक तंग नज़र जो दिमाग ने उसी परवरिश की, लेकिन उसका जो था वो वसी नज़र दिमाग था, यानी वो जो है वो उस तरह रेशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। इन स्पाइट ऑफ हर फुरिश व्यूज, ही वॉज फ्री ऑफ प्रेजुडिस, वही वाली बात है, अनअफ्रेड टू फेस फैक्ट्स। यहाँ फैक्ट से क्या मुराद है, वही है जो आखिर में कहानी के कंक्लूजन के तौर पे पेश होता है। वो क्या है कि नाउ वाइट एंड ब्लैक आर इक्वल, वो जो एक था स्लेव मास्टर और स्लेव वाला रिलेशन वो ख़त्म हो चुका है। वो जूलियन मानता है लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। और अगेन जो है वो ब्लाइंडेड बाय लव नहीं है, वो जो है वो इमोशनली फ्री हो चुका है अपनी माँ से और कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी से देखता है, जबकि वो जो है वो ब्लाइंडेड बाय लव है, उसको नहीं समझ में आ रहा उसकी माँ को, लेकिन उसको आ रहा है। ये दोनों में कंपैरिजन है जब बाकायदा। अब आगे फिर वो कहता है कि जी वो द बस स्टॉप विद अ सडन जर्क एंड शुक हिम फ्रॉम हिज मेडिटेशन, अब वो बाहर आ गया उस सबसे, फिर से जो है वो उसमें आ जाएगा। अब एक औरत उतर जाती है और एक नीगरू जो है वो चढ़ता है। अब यहाँ थोड़ा सा और मामला हो जाता है। क्या मामला हो जाता है, वही जो बस मतलब यानी कि छड़प्पा मारा जाता है ऐसा मरीज में कि जी बस वो बस पे बैठे और एक निगरू आ गया। यहाँ वो निगरू आया है, जो पिछली सारी कन्वर्सेशन जो कि असल में इसका मगज़ है कहानी का वो खाया जाता है। महाराज वो बैठ जाता है और अब वो किस पॉइंट पे है कि वो जो है वो आके बैठता है तो दूसरे लोग वहाँ से हिल जाते हैं और उसको समझ लो कि अकेले होकर बैठना पड़ता है। लेकिन उसके साथ सिंपैथी की कोशिश करता है लेकिन वो उसमें नाकाम हो जाता है, क्योंकि वो उसके पास पहले तो कोई ख्याल ही नहीं आता, फिर वो आता है कि वो उससे जब वो क्या नाम है सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगे, लेकिन वो वहाँ नो स्मोकिंग होता है जिस वजह से वो उसमें नाकाम हो जाता है। आगे वो फिर से उसी इमेजिनेशन में जाता है। अब इस पॉइंट पे चूंकि वो जो कनेक्शन बनाने में नाकाम हो गया और वहाँ जिक्र करते हैं कि वो उसका कोई नीग्रो फ्रेंड है भी नहीं, हालांकि वो कोस्ट कॉलेज में पढ़ा है और ऑल दैट, उसकी उस तरह प्रेजुडिस व्यूज भी नहीं है, उसके बावजूद वो कनेक्शन बनाने में नाकाम रहा है। और वो यहाँ दोबारा इमेजिनेशन में जाता है और वो 3 सिनेरियोज ऐसे इमेजिन कर रहा है जो कि प्रेज्यूमली इम्पॉसिबल है और उसकी कैपेसिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। कोर्स चूँकि एस्केप है सिर्फ और कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ एस्केप है। तो वो 3 जो प्रेज्यूमली इम्पॉसिबल सिनेरियोज हैं उन्हें इमेजिन करता है, किस लिए, ताकि वो अपनी माँ को सजा दे सके कि वो गलत सोचती है और गलत समझती है और उसे बेहतर उसे अपने आप को ठीक करना चाहिए। नो दैट वो 3 क्या सिनेरियोज हैं, वो ये है कि एक तो वो किसी ऐसे निगरों को दोस्त बनाए जो कि कोई प्रोफेसर या लॉयर हो, यानी कोई इंटेलेक्चुअल कोई पढ़ा लिखा हो जो कि इम्प्रेस कर सके।
वो सोचता है कि इससे उसका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा और वो उसे हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए वो कहता है ये रहने देते हैं। फिर वो एक सोचता है कि जी अगर उसकी माँ बीमार हो जाए और वो किसी निगरू डॉक्टर को ले आए। और तीसरा ये होता है कि वो किसी खूबसूरत निगरू औरत को लेके और कहे कि उसने उससे शादी करनी है ताकि वो अपनी माँ को मदद सिखा सके। बस फिर से रुकती है और वो फिर से अपनी फैंटेसी से बाहर आ जाता है। अब यहाँ जो है वो उसका कंक्लूजन शुरू होता है, और वो क्या कंक्लूजन है कि वो एक खातून दाखिल होती है अपने बच्चे के साथ। उस खातून का जो बाकायदा मतलब उसका हुलिया वगैरह जैसे मतलब उसको अहमियत दी गई है बयान करने में कि शी वॉज अ जाइंट of a woman. Her face was set not only to meet opposition but to seek it out. यानी उसका चेहरा ऐसा था कि वो अपने मुखालिफ से सिर्फ सामना नहीं करना चाहता था, बल्कि उसको हरा देना, उसको मदद सिखा देना चाहता था। The downward tilt of her large lower lip was like a warning sign, don't tamper with me. Her bulging figure was encased in a green crepe dress, and her feet overflown in red shoes. She had on a hideous hat. A purple velvet flap came down on one side of it and stood up on the other. The rest of it was green and looked like a cushion with a stiffing out. She carried a mammoth red pocket bag and a bulge throughout as if it was stuffed with rocks. ये जो डिस्क्रिप्शन है ये ऑलमोस्ट वही है जो उसकी माँ की थी। ये उसके हम पास भी एक रेड पर्पल वेलवेट फ्लैप हैट है और एक जो रेड पॉकेट बड़ी सारी एक रेड पॉकेट बुक यानी पर्स है बटवा है, और बाकी भी उसका जो साइज वगैरह एंड ऑल दैट उसका भी यही मामला था कि उसे वज़न कम करना था। और यहाँ पे भी ये बताया गया कि जो जायंट ऑफ अ वुमन बहुत हजम में बहुत बड़ी थी ऑल दैट। और यहाँ पे मतलब ये टेक्निकली कंपैरिजन एक तो आ गया, वो बाद में जूलियन इसका जिक्र भी करता है। साथ ही एक दूसरा कंपैरिजन आता है कि जूलियन सॉ दैट इट वाज बिकॉज शी एंड द वुमन हैड इन अ सेंस स्वैप्ड सन्स, कि वो ऑपोजिट बैठ गए, उसकी माँ और वो जूलियन जो है वो आमने सामने बैठे हुए थे, और उसकी माँ के साथ वो उस निगरो का बच्चा आके बैठ गया और वो निगरो जूलियन के साथ आके बैठ गई। उस बच्चे का नाम कार्वर है। अब ये है कि वो उससे जो है वो उससे फ्रैंक होने की कोशिश करती है, उसको क्या उसे कहते हैं उस पर तरस खाने की रखने के लिए कोशिश करती है जूलियन की माँ। और ये इस वजह से वहाँ नोक जोक से शुरू हो जाती है। द वुमन वॉज रम्बलिंग लाइक अ वोल्केनो अबाउट, इस वजह से वो जो औरत है वो गुस्से में आना शुरू हो जाती है। और वो अपने बच्चे को कार्वर को कहती है कि वो उसके साथ आके बैठे। अब ये चूँकि बुनियादी तौर पे वो अपने तौर पे वो अपनी ग्रेशियसनेस दिखा रही है, लेकिन वो उसकी कोई इस तरह ग्रेशियसनेस नहीं है, वो तरस खाना है उसका। इट वॉज अ स्माइल शी यूज्ड व्हेन शी वाज बीइंग पर्टिकुलरली ग्रेशियस टू एन इन्फीरियर, यानी वो उसको इन्फीरियर के ऊपर ट्रीट कर रही है। तो ग्रेशियसनेस का क्या फ़ायदा अगर आप दूसरे को हकीर जान रहे हैं, तो यानी आप वो रेसिज्म कर रहे हैं। खैर अब क्या होता है जी, अब वो बस रुकती है, उसकी माँ जो है वो पर्सन निकालने की कोशिश करती है, वो नहीं निकाल पाती, मतलब यानी जल्दी नहीं निकाल पाती, बस रुक जाती है और वो उतरने लगते हैं। अब जूनियर उसे रोकने की कोशिश करता है कि ना देना, लेकिन वो मतलब अटल है, वो देनी है एंड ऑल दैट, वो देने तो खैर उसकी जो अटल है वो कहती है कि उसने देनी ही देनी है। अब वो जो औरत है वो कहती है ही डोंट टेक नो बडीज पेनीज, यानी वो मतलब ऐसे ही नकारात में दी जा रही है, कोई समझ लो तस खाया जा रहा है, भीख दी जा रही है। तो वो चूँकि वो ख़ुद को बराबर मानते हैं और टेक्निकली हैं भी, तो वो क्यों जो है वो किसी से इस तरह भीख लें। फिर क्या होता है जी, वो उसे मारती है, जो निगरू औरत है वो जो उनकी माँ को एक मुक्का मारती है और वो गिर जाती है। अब ये उसका ये वो पॉइंट है ये क्लाइमैक्स है जहाँ वो गिर गई है। अब क्या है जी, अब वो जूलियन अपना गुस्सा निकालता है, उसको कहता है कि जी मैंने रोका था क्योंकि एंड ऑल एंड दिस। यहाँ वो लाइन बोलता है शिवा दैट वाज योर ब्लैक डबल, वो बिल्कुल वही थी, बस वो ब्लैक, यानी कि तुम ऐसी हो एंड ऑल दैट। आगे मैंने टेक्निकली वो खुद को बहुत अच्छी और लोग ख्याल करने वाली एंड ऑल दैट
वो रहम दिल बताने की कोशिश करती है, लेकिन टेक्निकली वो क्या है, वो वैसी है जैसी वो औरत थी, वो जो शाफाम औरत थी। और वो कहता है दैट ओल्ड वर्ल्ड इज़ गॉन। तो ये बहुत जो फाइनली जब वो नहीं मतलब बिल्कुल ही बौखला जाती है, उस पॉइंट पे पहुंच जाती है कि शख्स जो कि वहीं जहाँ वो जा रही होती है, वो जो उसका सेंटर है, फिटनेस सेंटर है, वहाँ से आता है और पूछा कि क्या तुमने वहाँ जाना था? तो वो कहती नहीं नहीं मैंने घर जाना है। और घर जाने से क्या मुराद होती है, वो टेल ग्रैंडपा टू कम एंड गेट मी, शी सेड टेल कैरोलाइन टू कम एंड गेट मी। उसके घर जाने से क्या मुराद है कि उसे वापस अपनी उस दुनिया में जाना है जो उसे पसंद है, जहाँ उसे मज़ा आता है, जहाँ उसे सुकून मिलता है, जिसको वो अपना समझती है, जिसमें वो रहती है। टेक्निकली उसका दिमाग तो वहीं पर रह रहा था, उसे वहाँ जाना है वापस। और वो जूलियन कहता है कि जी हमें बस पर जाना है, तो वो कहती नहीं पैदल। वो बस फिर वही कि मैं जाना बस में जाना है, नहीं बस में नहीं जाना। तो वो टेक्निकली वो नहीं जाती है दिस। और टेक्निकली कंक्लूजन यहाँ पे होता है कि अब वो उसे चला नहीं जा रहा, वो गिर रही है। और जूलियन जो है वो मदद के लिए पुकारता है। तो जो जो आखिरी जो जुमला है वो बहुत मतलब इस लिहाज से है कि जी हेल्प हेल्प ही शाउटेड बट हिज वॉइस वाज थिन, scarcely a thread of sound. The lights drifted further away from sound, further away the faster he ran, and his feet moved numbly as if they carried him nowhere. The tide of darkness seemed to sweep him back to her, postponing from moment to moment his entry in the world of guilt and sorrow. उस पॉइंट पे आ गए हैं कि अब बस सब कुछ ख़त्म, कोलैप्स। वो जो एक इमारत खड़ी थी बहुत बड़ी, वो ज़मीन बोस हो गई, ख़त्म हो गई। अब उनकी आवाज़ सुनने के लिए भी कोई नहीं है। इसमें कितने लोग को शक्कर होते हैं, जैसे उसने जिक्र भी किया है कि 200 उसके पास गुलाम थे, कुछ भी नहीं। अब मतलब वैसे भी कोई इंसानी जेस्चर के तौर पे भी कोई मदद करने नहीं आ रहा। यह है कहानी। तो नरेशन देख लेते हैं। इसकी नरेशन जो है वो थर्ड नैरेटिव में है। अब इसके किरदार इसके हैं जूलियन जो कि प्रोटैगनिस्ट है, उसकी माँ जो कि टेक्निकली एक दूसरे के फॉइल हैं। ये दोनों ऑफ कोर्स प्रेजेंट हैं। जो मेंशंस हैं ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये एब्सेंट्स हैं। कैरोलाइन ये एब्सेंट है। वुमेन विद प्रोजेक्टिंग टीथ प्रेजेंट है। वुमेन ऑनर ऑफ रेड एंड वाइट कैनवस शोल्डर प्रेजेंट है। जो ब्लैक मैन नेग्रू जो आया था प्रेजेंट है। कार्बर और उसकी मदर प्रेजेंट है। जूलियन भी पैसिव है, उसकी माँ भी पैसिव है, कार्वर भी, उसकी माँ भी। और उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे एक्टिव हैं, वो अपनी मर्जी से स्टोरी में ऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे जो किसी ना किसी चीज़ का को रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों? ये उस जो टर्मोइल है, जो उस वक्त का टर्मोइल है, उसमें फंसे हुए हैं। बाकी नॉर्मल जितने भी लोग हैं वो अपनी रीबिल्डिंग और अपनी कंस्ट्रक्शन और अपनी डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। ये लोग जो है वो समझने में लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं कि भाई दुनिया में हो क्या रहा है। मतलब यूनियन के मामले में वैसे कंफ्यूज्ड है। वो जो पास्ट के बारे में जो उसे बताया गया है वो भी नहीं है, और जो आगे हो रहा है वो भी नहीं है। यानी या वो पास्ट में फिट हो रहा है, ना वो फ्यूचर में फिट हो रहा है। मतलब टेक्निकली ना पास्ट में ना प्रेजेंट में, फ्यूचर में खाक फिट होगा। तो इस वजह से वो पैसिव है, वो रिएक्ट कर रहा है। इस तरह उसकी मदद का मामला है। वो टेक्निकली तो खुद को मतलब एक्टिव समझ रही है, लेकिन वो नहीं है। वो पहले भी रिएक्टिव थी, जिस वक्त वो अपनी शान शौकत में थी वो रिएक्टिव थी, पैसिव थी। अब जब वो नहीं रही, अब भी वो पैसिव है, एक्टिव कहीं नहीं हुई। वो थ्रू आउट पैसिव है और वो चला ही जा रही है, वो चल नहीं रही है। बिल्कुल ऐसे कार्वर और उसकी माँ का मामला है। जो निग्रो वुमेन है वो भी जो है वो माहौल का जो है वो माहौल के प्रोडक्ट्स है, माशरे के प्रोडक्ट्स है। इसमें तो जो बाकी लोग हैं, जब जैसे निग्रो मैन की बात करें तो कुछ भी नहीं, आके बैठता है, अखबार खोलता है, नॉल एंड दिस उठ के चला जाता है, अपने काम से काम रखा है नॉल। वैसे ही बाकी लोग हैं, अपने काम से काम रखा है, दो सौ नॉल, ठीक है चल रहा है, चलते रहने दो। लेकिन ये लोग जो हैं वो पैसे में 4 और वो 3 वो एक्टिव है। ये सारे एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज बाय फ्लैनेगी ओकॉनर।